हेलो एवरीवन, आज डेट है 4 अप्रैल 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि जियादल रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था लिथुआनिया कंट्री को लेकर के, तो लिथुआनिया कंट्री को अगर हम मैप में व्यू करें तो यूरोप का जो बाल्टिक रीजन है वहां पर 3 इंपॉर्टेंट बाल्टिक कंट्रीज के रूप में लिथुआनिया कंट्री एग्जिस्ट करता है। लिथुआनिया कंट्री की अगर हम बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर नर्दर्न में वो लातविया जो कंट्री है उसके साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। ईस्टर्न पार्ट पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेलारूस कंट्री एग्जिस्ट करता है और यहाँ पर साउथ में रशिया और जो पोलैंड कंट्री है वो लिथुआनिया कंट्री के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और मैरीटाइम बॉर्डर की अगर हम बात करें तो स्वीडन के साथ में मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है लिथुआनिया कंट्री। प्रेजेंट टाइम में न्यूज़ में रहा लिथुआनिया कंट्री, उसका मेजर रीजन ये है कि उन्होंने ताइवान के साथ में अपने जो रिलेशन है उनको मेंटेन करने की कोशिश की, जिसको लेकर के चाइना ने अपनी वन चाइना पॉलिसी को फॉलो ना करने का लिथुआनिया कंट्री पर आरोप लगाते हुए उनके साथ में जो भी ट्रेड रिलेशंस हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगाने की कोशिश की। इसकी वजह से लिथुआनिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़, पाकिस्तान में पहले भी हमने डिस्कस किया, कल भी हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, इमरान खान वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ में नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो ट्रस्ट वोट लेकर के वो आने वाले थे। लेकिन उनके जो नो ट्रस्ट वोट है अपोजिशन पार्टीज़ का, उनको डिसमिस कर दिया गया और इमरान खान ने वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उसको ये इस चीज़ के लिए एडवाइस दी कि जो भी प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है उसको तो डाइल्यूट किया जाए और नेक्स्ट नए जो जनरल इलेक्शन है वो जल्दी कंडक्ट करवाई जाए। तो इसको लेकर के जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग वर्क करते हुए ये जो प्रोसीजर है उसको नलीफाई कर दिया और नए जनरल इलेक्शन के लिए वहाँ पर डिक्लेयर कर दिया कि जल्द ही 90 डेज के अंदर अंदर वहाँ पर दोबारा से जनरल इलेक्शन होंगे। जिसको लेकर के वहाँ की जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने इस चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट किया कि देखो ये जो भी एक्टिविटी हुई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर अपोजिशन पार्टीज़ के पास में इतनी मेजोरिटी है कि वो गवर्नमेंट को बना सकते हैं तो इसको लेकर के वोटिंग होना चाहिए था और उनको एक तरीके से क्वेश्चनिंग की जानी चाहिए थी, उनसे पूछा जाना चाहिए था कि क्या आप गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार हैं। इसके बेसिस पर उन्होंने वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें चैलेंज किया है ये जो भी मूवमेंट है। अब इसमें क्या डिसीजन होगा, सुप्रीम कोर्ट वहाँ का क्या बोलता है, ये एक तरीके से वहाँ का जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग हम वर्क किया जाएगा। लेकिन आपके लिए इतना पता होना चाहिए कि वहाँ पर डिसोल्यूशन की बात की गई है और जो अपोजिशन पार्टीज में जो भी पार्टीज थी वो वहाँ पर मेजोरिटी प्रूव करने के लिए तैयार थी। जो प्रेजेंट टाइम वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी उनके पास में मेजोरिटी नहीं हो रही थी, जितनी उनको मेजोरिटी चाहिए उससे कम मेंबर जो थे वो उनके साथ में थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा एक और नेबर कंट्री आइलैंड नेशन श्रीलंका। वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट वो कर रहे थे क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी काफ़ी लंबे टाइम से काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन और डिग्रेड स्टेज में जा रही है, जिससे लोगों के जो जनरल डेली वर्क की या डेली यूज़ के जो भी सामान हैं उनके प्राइजेस इतने ज़्यादा हाइक हो गए हैं, जिसकी वजह से वो जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके मेजर रीजन आप भी डिस्कस कर चुके हैं और कल भी हमने डिस्कस किया था संडे पेज पर। जो FAQ पेज आता है वहाँ पर अच्छे से इसको लेकर के डिस्कस किया हुआ था कि देखो श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो मेजोरिटी में डिपेंड करती है यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर को लेकर के, और दूसरा टी का ये एक्सपोर्ट किया जाता है, गारमेंट्स का ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो टूरिज्म सेक्टर जो है वो 2019 में यहाँ पर संडे ईस्टर डे पर कुछ ब्लास्ट हो गए थे, जिसकी वजह से टूरिज्म सेक्टर स्लो डाउन था। उसके बाद में 2020 में जब से कोविड पेंडेमिक आया तब से जो टूरिज्म सेक्टर है वो हर ग्लोबली लेवल पर अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिले। अब प्रॉब्लम क्या रही कि अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए इन्होंने अपनी तरफ से कुछ नए नए प्लान बनाए, अदर कंट्रीज से बहुत ज़्यादा डेप्ट ले लिया। दूसरी इन्होंने क्या रखा कि
जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पर इन्होंने, यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेंगे, जिसके बेसिस पर फर्टिलाइजर्स का कम से कम यूज़ की हुआ और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्शन है वो भी अगर अर्लियर ईयर से अगर हम कंपैरिजन करें तो उससे हाफ प्रोडक्शन ही देखने को मिला, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रेन से रिलेटेड या अदर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो क्राइसिस है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से श्रीलंका में ये इशू देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन है, उसकी सप्लाई को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया है और उन्होंने ये बोला है कि जो भी आपकी फैसिलिटी सेंटर है या आपकी फैसिलिटी जो प्रोसीजर है उसको अपग्रेड करने की आपको ज़रूरत है। बात आती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो WHO से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन की इम्पोर्टेंट हेल्थ या फिर स्पेशलाइज्ड एजेंसी की बात करें तो उसके रूप में वर्क करता है WHO, ओके। और इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 7 अप्रैल 1948 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये जो आर्टिकल है चंडीगढ़ को लेकर के, अभी हम देखें कि पंजाब की जो असेंबली है उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास करने की कोशिश की है कि चंडीगढ़ जो यूटी है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, कि स्टेट पंजाब स्टेट को उसको ट्रांसफ़र किया जाए। और अब हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली का एक स्पेशल सेशन लेकर के आने वाली है और इस स्पेशल सेशन में भी वो भी रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश करेंगे और चंडीगढ़ को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन किया जा सकता है। इसको लेकर के एक्सप्लेनर पेज पर चंडीगढ़ को लेकर के अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ पर हम इसको कंप्लीटली ओवरव्यू करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, पेज नंबर 6 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो अप्सा लोकल को लेकर के है। अभी हमने देखा कि 3 स्टेट्स में पार्शियली फॉर्म में रिमूव किया गया है, जिसको लेकर के इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो अप्सा में जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो वेलकम है, लेकिन जो डिमांड की जा रही है कि इसको फुल रिपील किया जाए उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्योंकि हमने ये देखा कि नागालैंड का जो मोन डिस्ट्रिक्ट है उसमें लास्ट ईयर 13 सिविलियंस की डेथ हो गई थी। इसी तरीके से अभी प्रेजेंट टाइम में जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर भी सेम इसी तरीके का इशू देखने को मिला है। यहाँ पर अलग अलग एरियाज में, जैसे मणिपुर में अगर हम बात करें या फिर अदर स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट के जो अदर स्टेट है वहाँ पर बात करें तो अलग अलग इश्यूज की यहाँ पर बात की गई है। अब यहाँ पर बताया गया है कि देखो जो पार्शियली फॉर्म में जो आपने रिमूव किया है उसका वेलकम किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी लंबे टाइम से प्रोटेस्ट है और वो मांग कर रहे हैं कि अप्सा लॉ को हटाया जाए और इंडिया के एक इंटीग्रेटेड पार्ट के रूप में उनको इंक्लूड किया जाए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा सिविल सोसाइटी कमेटीज़, जिसमें 2005 की बीपी जीवन रेड्डी कमेटी की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन दी थी कि ये जो लॉ है अप्सा लॉ, इसको रिमूव किया जाना चाहिए, इसको रिपील किया जाना चाहिए। हालांकि ये जो कमेटी है इन्होंने स्पेशल ये सजेशन दिया था कि देखो जिस तरीके से अप्सा लॉ जो है वो जिस तरीके से यहाँ पर ट्रीट कर रहा है तो उसको तो रिमूव किया जाए, लेकिन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंडर यहाँ पर कुछ इससे चेंज किए जाए और जो भी टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज़ है उनको टैकल किया जाए उस UAPA एक्ट के अंडर। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक कमेटी बनाई, एन संतोष हेगड़े कमेटी, और उन्होंने इस कमेटी ने यहाँ पर मणिपुर में जो किलिंग्स हुई उसके एनकाउंटर का इन्वेस्टिगेशन किया और उन्होंने भी ये सजेशन दिया था अपनी तरफ से कि हर 6 मंथ में, हर 6 महीने में ये जो अप्सा लॉ है इसका किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है इसका बार बार रिव्यू करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि एक बार अप्सा लॉ बना दिया और रेगुलर वो चलता आ रहा है, आप वहाँ पर रिव्यू नहीं कर रहे हो कि किस काम के लिए उस लॉ को बनाया गया था, क्या वो अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ओवरव्यू की बात की गई है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये रूल किया था, उन्होंने ये बोला था कि आर्म्ड फोर्सेज जो है वो could not be immune from investigation for excesses committed during the discharge of their duties even in disturbed areas, in effect circumscribing the condition in which the immunity is applied. These beg the question again, why should the act remain in the statute? 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था
कि जो भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की जो एक्टिविटीज़ है वहाँ पर अपनी ड्यूटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी वो काम करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है, उसकी जांच की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि उसको सेपरेट मोड में आप रखा जाए। तो इसको लेकर के ये क्वेश्चन फिर से उठ रहा है कि जब इस तरीके की इसको रिपील करने की या इसको चेंज करने की बात की जा रही है तो फिर क्यों अप्सा जो लो है उसको रिमूव परमानेंटली क्यों नहीं किया जा रहा है, उसका जो अल्टरनेट सोर्स है या फिर उसका अल्टरनेट जो वे है उसके ऊपर फोकस क्यों नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 7 पर, यहाँ पर आर्टिकल जो राइटर है उनका ये बोलना है कि 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की जो थीम थी वो वर्ल्ड वाटर डे की वो थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ओके, अब यहाँ पर ग्राउंड वाटर के बारे में बताया जा रहा है। राइटर का ये बोलना है कि ग्राउंड वाटर जो है उसका काफ़ी ज़्यादा रोल है सैनिटेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, इकोसिस्टम, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, ये कुछ ऐसे फोकस हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, जिसमें ग्राउंड वाटर का भी रोल है, उसके ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2022 में जो रिपोर्ट आई है ग्राउंड वाटर की टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड द यूएन वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर दिसंबर 2022, ओके, ये रिपोर्ट होगी, इसमें डिस्कशन किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड के उन कंट्रीज़ में शामिल है जहाँ पर लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर्स है, मतलब उनमें शामिल है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज़ किया जाता है। ओके, हमारा जो इंडिया में जो मैक्सिमम ग्राउंड वाटर यूज़ किया जाता है वो इरिगेशन सिस्टम में और डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज़ किया जाता है 9% एंड 2%। अब अगर हम बात करें तो किस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है, आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें स्पेसिफिक यूज़ किया जाता है ग्राउंड वाटर लेवल का। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि आने वाले टाइम में ये भी एक मेजर कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है वो टाइम के साथ में डिक्रीज होता जा रहा है। हमें दोबारा से उसको रीजनरेट करने के लिए, रिफ्लोरिश करने के लिए वर्क किया जाना चाहिए। वही रेगुलर एक्टिविटीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए जिसके बेसिस पर ग्राउंड वाटर लेवल का हम कम से कम यूज़ करें। इरिगेशन सिस्टम में जो एक्सेस वाटर किया जाता है यूज़, उसका अल्टरनेट चेंज करने की कोशिश की जाए, ताकि जो ग्राउंड वाटर जो इशू है, जो इनविजिबल, मतलब ग्राउंड वाटर दिखता नहीं है लेकिन उसका जो इशू है वो विजिबल होने लग गया है। आने वाले टाइम में एक मेजर इशू के सामने आएगा जब ड्रिंकिंग वाटर के लिए आपको अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी और आपके सामने बहुत सारे जो क्राइसिस हैं वो सामने आएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट को अभी से अवेयर होना चाहिए, इसके जो भी अल्टरनेट वे हैं उनके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए और इस इश्यू को सॉल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर। अभी हमने चंडीगढ़ को लेकर के जो फ्रंट पेज पर जो न्यूज़ डिस्कस की थी उसी को लेकर के यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। जैसे ही पंजाब स्टेट में वहाँ पर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनी, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश की है कि चंडीगढ़ को उनको ट्रांसफ़र किया जाए। 1966 का पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंडर चंडीगढ़ को एक यूटी बना दिया गया था और हरियाणा और पंजाब की एक जॉइंट कैपिटल के रूप में इसमें बनाया गया था। दोनों स्टेट के बीच में जो रेशो है वो 60:40 का रखा गया था, हरियाणा और पंजाब के बीच में। लेकिन यहाँ पर जो पंजाब पॉलिटिक्स है वो चाहती है कि उनकी कैपिटल के ऊपर उनका फुल राइट्स हो, जिसी को लेकर के रेजोल्यूशन पास किया गया है। देखो इशू क्या है, अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यूटी को लेकर के कुछ यहाँ पर इशू क्रिएट कर रही है, जिसको लेकर के पंजाब गवर्नमेंट को ये लगता है कि देखो हम तो पहली बार तो मांग कर नहीं रहे हैं। यहाँ पर एक प्रोसीजर बताया हुआ है कि पहली बार पंजाब ने मांग नहीं की है कि उनको चंडीगढ़ चाहिए। चंडीगढ़ को लेकर के तो काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है। 1966 में जब उनको फुल राइट्स नहीं दिए गए थे तो पंजाब पॉलिटिक्स में एक मेजर इशू सामने रह गया था। इसके बाद में चंडीगढ़ की डिमांड तो रेगुलर बनी रही है। 1973 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास करवाई गई। उसके बाद में धर्म युद्ध मोर्चा, अकाली दल विद JS भिंडरवाले, उन्होंने मिलकर के धर्म मोर्चा खोला। 1985 में राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड हुआ और इस अकॉर्ड में ये बोला गया था कि जल्द ही चंडीगढ़ को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन लोंगोवाल का असेसिनेशन के बाद में ये जो प्रोसीजर है वो काफ़ी लंबे टाइम तक डोरमेंट स्टेज में बना रहा। 2014 में भी शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की जो वहाँ पर सरकार थी, गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी इस तरीके की जो रेजोल्यूशन है वो पास करवाने की कोशिश की थी।
अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो 2008 में सीएम प्रकाश सिंह बादल जो हैं उन्होंने उनकी गवर्नमेंट का जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू कन्वर्ट पंजाब यूनिवर्सिटी, मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करने की बात की जा रही थी, तो उन्होंने बोला कि इंटरस्टेट बॉडी कॉरपोरेट जो है 1966 का, उसमें डेजिग्नेटेड किया गया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, भाई पंजाब का जो क्लेम है चंडीगढ़ के ऊपर, अगर आप नेम चेंज कर दोगे तो पंजाब का जो क्लेम है वो काफ़ी कम हो जाएगा, वीकन हो जाएगा वो पॉइंट, तो आप इस तरीके से मत करो। और जो इसके लिए चंडीगढ़ के लिए जो हम डिमांड कर रहे हैं वो तो काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा तो है नहीं कि हमने पहली बार इस तरीके की कोई डिमांड की है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये किया है कि वहाँ का जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है उसमें 2 पर्सन ऐसे मेंबर होते हैं उस बोर्ड में जो यहाँ से पंजाब और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। उसमें चेंजेस करने की कोशिश की गई है कि वो 2 मेंबर है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में, 2 मेंबर जो हैं वो कहीं से भी हो सकते हैं, पूरे ऑल इंडिया से उनको कहीं से भी लिया जा सकता है। इसको लेकर के इशू है कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो स्पेसिफिक फोकस करता है पंजाब और हरियाणा को लेकर के, तो वहाँ पर जो पर्सन है वो भी कहाँ से होने चाहिए, वो होने चाहिए पंजाब वाले हरियाणा वाले रीजन से। दूसरी बात की गई है कि यहाँ पर जो भी सर्विसेज थी, चंडीगढ़ में जो भी सर्विसेज थी उसको चेंज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और सेंट्रल सर्विसेज रूल के अंडर वहाँ के जो भी एम्प्लॉयज़ थे उनको अपने अंडर ले लिया है, और वहाँ के जो यूटी की जो सर्विसेज मतलब पंजाब जो सर्विसेज थी उससे रिमूव करके वहाँ के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ले लिया है। हालांकि वहाँ के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश हैं इस बात से, क्योंकि उनको पता है कि उनको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अंडर। लेकिन पंजाब का ये मानना है कि उनका जो एक लंबे टाइम से प्रोटेस्ट किया जा रहा था, ये लंबे टाइम से जो उनकी डिमांड है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके बेसिस पर ही ये क्वेश्चनिंग और ये रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई और इसमें नॉइस को लेकर के कुछ डाटा है। इसमें ये बता रखा है कि यहाँ देखिए कुछ इंडिया की कुछ सिटीज़ जिसमें दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, असनसोल एंड मुरादाबाद, ये जो सिटी है इनका नाम रखा गया है कि इंडिया की इस लिस्ट में 5 सिटीज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है नॉइजी सिटी है। तो यहाँ पर मुरादाबाद का जो नेम रखा गया है उसको लेकर के कुछ कन्फ्लिक्ट है, जिसके बेसिस पर ये रखा गया है कि हो सकता है कि कुछ राइट डाउन करने में या कुछ इस तरीके से इससे रिलेटेड डाटा इकट्ठे करने में कुछ परेशानी हुई हो, कुछ प्रॉब्लम हुई हो या कुछ कन्फ्लिक्ट रहा हो, जिसके बेसिस पर जो मुरादाबाद है उसको डिक्लेयर किया गया है नॉइजी सिटी। तो इसको लेकर के जो कन्फ्यूजन है, जो भी इसको रिलेटेड जो एरर्स हैं उसी को लेकर के ये आर्टिकल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर पेज नंबर 9 पर देखिए कि एक नई सर्विसेज जो हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन किया जाता है स्मार्टफोन के द्वारा, उसको और ज़्यादा ईजियर बनाने के लिए NFC टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। NFC टेक्नोलॉजी क्या है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन इज़ ए शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी दैट अलाउज NFC enabled devices to communicate with each other and transfer information quickly and easily with a single touch। कोशिश की जा रही है ऑनलाइन जो पेमेंट सिस्टम है, जो सर्विसेज है, उनको और ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर बात की गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड को ऐसा नहीं है कि पहली बार इसको डिस्कशन किया गया है। अभी अब में अगर हम देखें तो उत्तराखंड में जो डिस्कशन हुआ था, उत्तराखंड में जो अभी नई गवर्नमेंट बनी, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनने से पहले उन्होंने वादा किया था कि वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर, जो सेकेंड टाइम यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने जो भी प्री पोल प्रॉमिस किए थे उसमें उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी प्रॉमिस किया था। तो उसके अकॉर्डिंग वो किस तरीके से अपना यहाँ पर एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करें तो हमारा जो सिंपल लैंग्वेज में आप समझो कि होता क्या है, हमारे इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटी है, बहुत सारे रिलीजन हैं, सबके अलग अलग लॉज हैं। जैसे कि अगर उनके बेसिक लॉज की बात करें स्पेसिफिक रिलीजन बेसिस, जैसे कि मैरिज एक्ट से रिलेटेड या फिर डाइवोर्स से रिलेटेड ये इशू हैं, ये अलग अलग तरीके से गवर्न किए जाते हैं उनके जो रिलीजन बेस्ड जो लॉ हैं उनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये डिमांड की जा रही है कि वन नेशन एंड वन लॉ की जो डायरेक्शन है या उनकी जो स्ट्रेटजी है वो इंडिया फॉलो करे। हमारा जो DPSP है उसका आर्टिकल 44 ये क्लेम करता है कि वन
नेशन एंड वन लॉ, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो इसको लेकर के अब ये बोला जा रहा है कि 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन होंगे, क्या उसमें ये मुद्दा उठेगा, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर क्या डिबेट की जाएगी, क्या जो पार्टीज़ हैं वो इसको लेकर के क्लेम करेंगी कि हाँ हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो देखो जब सबके लिए एक लॉ होगा तो बहुत सारे जो इश्यूज हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पर जो डाइवोर्स जो नेचर है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इशू रहा था, तो यहाँ पर तब भी ये डिमांड की गई थी कि देखो वन नेशन वन लॉ होना चाहिए, ताकि ये जो मेजर रिलीजन बेसिस पर बहुत सारे जो इश्यूज हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो समझ लिया हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, आर्टिकल 44 में ये बात बोली गई है और अब इसको गवर्नमेंट को एक लॉ के रूप में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अब कुछ हम ऐसे फैक्ट्स देख लेते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में हर चीज़ को लेकर के यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। कुछ एक्ट की हम बात करते हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सिविल प्रोसीजर कोड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, पार्टनरशिप एक्ट 1932, एविडेंस एक्ट 1872, ये कुछ ऐसे लॉज हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉलो करते हैं। मतलब इन पॉइंट्स को लेकर के सभी लॉज, सभी रिलीजन से रिलेटेड, सभी कम्युनिटी से रिलेटेड सेम लॉ है। अब हमारे यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहली बार तो बात की नहीं गई है, प्री इंडिपेंडेंस की, मतलब जब ब्रिटिशर्स का रूल था तब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई थी। तो इसको लेकर के 1840 में एक लैक्स लोसी रिपोर्ट आई थी और उन्होंने डिमांड की थी, उसमें रखा गया था कि हमारे यहाँ पर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी बात दी थी कि हिंदूज और मुस्लिम की जो भी पर्सनल लॉज हैं उनको इसमें ये जो कोडिफिकेशन है उससे इसको बाहर रखा जाना चाहिए। फिर BN राव कमेटी बनाई जाती है 1941 में हिंदू लॉज को कोडिफाई करने के लिए। क्वींस का 1851 में प्रोक्लेमेशन आता है, जिसमें वो बोला जाता है उस प्रोक्लेमेशन में कि जो भी रिलीजियस मैटर है इंडिया के उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा ब्रिटिशर्स के द्वारा। और पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो हिंदू कोड बिल लाया गया, जिसमें हिंदू लॉज को लेकर के जो भी हिंदू कम्युनिटी के जो भी लॉज हैं उनको दोबारा से रिकोडिफाई किया गया। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जिसमें जो सक्सेशन से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं उनको चेंज किया गया। हालांकि कुछ सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ ऐसे डिसीजन हैं जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, जैसे कि साहबानो केस 1985, सरला मुदगल केस 1995, डैनियल लेथिपी केस। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि गवर्नमेंट को यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैक्सिको के जो मिनिस्टर हैं वो इंडिया की विजिट पर है। हम रेगुलर देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट डिग्नेटरीज पूरे वर्ल्ड से इंडिया पर रेगुलर विजिट कर रहे हैं। तो मैक्सिको के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया की विजिट पर आए हैं। उन्होंने भी ये पॉइंट रखा है कि रशिया और यूक्रेन में जो क्लैश है उसको हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं और इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए। उन्होंने बोला कि हालांकि चाहते तो हम भी हैं कि इशू सोल्व हो, लेकिन रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ना हो, एक नेगोशिएशन हो, एक डिस्कशन हो, जिसके थ्रू जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की कोशिश की जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 12 पर यहाँ पर NIT मेघालय की बात की गई है कि NIT मेघालय अभी तो जो उनका अनस्टेबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर डेवलप किया जा रहा था, लेकिन जो उनका अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी उनका डेवलप किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर इस कॉलेज के लिए, वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है NIT मेघालय को। तो यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी से जो भी इक्विपमेंट्स जो जिनको प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ इश्यू क्रिएट हो सकते हैं उनके रिसर्च में बेसिस में या उनके डाटाज को लेकर के, तो इसको लेकर के यहाँ पर कुछ प्रोसीजर करने की कोशिश की जा रही है कि इस इंस्टीट्यूट में डीह्यूमिडिफायर्स जो प्रोसीजर है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि जो इक्विपमेंट्स हैं उनको बचाया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर फॉरेन पेज पर, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, अफगानिस्तान में जो तालिबान है उन्होंने वहाँ पर पॉपी कल्टीवेशन को बैन कर दिया है। उन्होंने बोला है कि हम यहाँ पर पॉपी कल्टीवेशन जो है उसको ऑर्गेनाइज नहीं करने देंगे और अगर कोई पर्सन इसको रेगुलर करता है तो उसके ऊपर बहुत सारे पनिशमेंट इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। हम ये देख रहे हैं कि पॉपी कल्टीवेशन होने की वजह से वहाँ के जो भी रीजनल एरियाज़ हैं या फिर रीजनल कंट्रीज़, जैसे कि हमारे इंडिया का बॉर्डर एरियाज़, वहाँ पर हमने बहुत सारे इस तरीके की जो इलीगल ड्रग्स हैं उनको कैप्चर किया है अभी प्रेजेंट टाइम में, और भी कंट्रीज़ में इस तरीके के इशू
इंक्रीज़ हुए हैं। तो इसको लेकर के तालिबान ये चाहता है कि वर्ल्ड लेवल पर उसको रिकॉग्निशन मिले, वो उन सारे इश्यूज को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है ताकि वर्ल्ड लेवल पर जो कंट्रीज़ हैं उसको रिकॉग्निशन दें, उनके जो भी फंड्स हैं जो सीज हैं वो दोबारा से उनके अवेलेबल हो ताकि कंट्री की जो प्रोसीजर है उसको वो कंप्लीट कर पाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर आईपीसीसी रिपोर्ट की बात की गई है कि आईपीसीसी जो रिपोर्ट है उसमें हमने ये बोला कि जो पॉल्यूशन लेवल है या फिर एमिशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। 2015 में हमने टारगेट लिया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होने देंगे, लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो 1.1 डिग्री सेल्सियस तो इंक्रीज़ हो चुका है। तो इससे इस तरीके से अगर हमारा वर्क रहा तो हम तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उन्होंने एक बात बोली है कि देखो राइट टू डेवलपमेंट हमारा राइट है, भाई हम तो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, वो कंट्रीज जो अपने आप को डेवलप कर चुके हैं उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। वो इकोनॉमी जो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं उनके लिए तो यहाँ पर कुछ ऐसा वर्क होना चाहिए कि जो प्रोसीजर है वो सिंपल हो और वो कंट्रीज अपने आप को डेवलप कर सकें। ओके, तो इनके लिए यहाँ पर कुछ छूट की, कुछ एक्सेप्शन की यहाँ पर बात की गई है। तो ये आज का हमारा द हिंदू का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।